गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ। हम लोग पढ़ चुके थे फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ रहे थे और ग्रीष्म अवकाशीन यानी कृषि पद्धतियाँ। अब देखिए लगभग यानी 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब इसके पहले लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करना नहीं जानते थे, केवल इधर उधर घूम घाम कर वो अपना आजीविका चलाते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वह कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। देखिए बच्चों, ये जो इसमें लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा और इसे जो है नोट्स भी बनाइएगा। ठीक, अब चलिएगा आगे चल के हम लोग देखते हैं। लिखा गया है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। यानी एक ही किस्म का पौधा हो, बहुत सारा लगा हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आम का पौधा लगाते हैं या गेहूँ की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। तो देखिए धान की खेत में क्या होता है, धान ही बैठाया जाता है, गेहूँ खेती में गेहूँ ही बोया जाता है। तो इस प्रकार की फसल को हम मतलब इस प्रकार के जो पौधे लगाए जाते हैं वो फसल कहलाते हैं। यानी एक स्थान पे वो कई किस्म के मतलब एक ही किस्म के कई पौधे लगाए जाते हैं तो इसको हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है, अब देखिए गेहूं की खेत में जो है अगर खेत कोई है तो वहाँ पे गेहूं का ही होगा, तो उसे हम फसल के रूप में जानेंगे। अब आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियाँ एवं फल। हम लोग बहुत सारी फसल के बारे में जानते हैं। ये अब फिर देखिए मौसम के अनुसार जिस मौसम में यह पौधे लगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, यानी मौसम को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। अब उसी प्रकार से अब जो मौसम के ऊपर होगा उसी प्रकार से उनमें वो विभाजन किया जाएगा। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, एक खरीफ की फसल है और एक रबी की फसल। अगर देखा जाए फसल को मुख्य रूप से 2 फसलों में बांटा गया, खरीफ और रबी। ठीक है, अब देखिएगा अब फिर इसके बाद में वह फसल जिनमें वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी कि जो फसल हम लोग अब देखिए इस समय क्या बरसात का मौसम चल रहा है। ठीक है, यानी जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। कब तक होती है भैया? जून से सितंबर तक होती है। अब धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि ये जो हैं खरीफ की फसलें हैं। यानी कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है रबी की फसल। रबी जो होता है ठंडी यानी कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली ठंडी के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं उसको हम रबी की फसल कहते हैं। अब शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, यानी अलसी जो होता है अलसी, ये रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। अब देखिएगा आधारिक फसल पद्धतियाँ, यानी धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? आप लोग सोचिएगा एक बार। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक बच्चों, अब फिर इसके आगे फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। यानी जो भी क्रियाकलाप हम लोग करते हैं कृषि के बारे में, फसल उगाने के बारे में, और उस क्रियाकलाप के द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या है? कृषि पद्धतियाँ। अब ये कृषि पद्धतियाँ हम कितने प्रकार से अपनाते हैं, अगर फसल को उगाना होगा तो आप फसल को कितने प्रकार से आप तैयार करते हैं ये आपके ऊपर है, यानी आप कितनी विधियाँ जानते हैं।
उस विधि के अनुसार हम लोग फसल को तैयार करते हैं और फसल का तैयार करने की प्रक्रिया होती है हमारी कृषि पद्धतियाँ। यह क्रियाकलाप आगे और समझाया गया है। चलिए यहाँ पर दिया गया है, अब देखिएगा, मिट्टी तैयार करना पहला है। अगर हमें किसी खेती कार्य करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। फिर मिट्टी जब हमारी तैयार हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, उसमें जो भी हमें फसल बोना होता है उसकी हम बुआई करते हैं। अब बुआई करने के बाद में अब आप ये देखते होंगे खाद एवं उर्वरक देना होता है। जब हमारी बुआई करने के बाद जो भी फसल अगर उगाती है तो हम लोग देते हैं, या उगने से पहले हम खाद एवं उर्वरक शक्ति उसमें दी जाती है। जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई का कार्य करते हैं। अब सिंचाई होने पर जो भी उसमें खरपतवार रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। फिर इसको हम अपनी मतलब जिस विधि से अब लोग कई विधियाँ आप लोग अपनाते होंगे खरपतवार निकालना। फिर उसके बाद में जब हमारा फसल तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं, कटाई करते हैं। और कटाई करने के बाद में जो भी हमारा फसल है उसको हम भंडारण कक्ष में ले जाकर जमा करते हैं। अब यानी इतने प्रकार से हम लोग खेती करते हैं। अब देखिएगा मिट्टी तैयार करना, यानी मिट्टी तैयार करने का तरीका कैसा है ये यहाँ पे हम लोग जानेंगे। अब मिट्टी तैयार करना यानी फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि उसमें पाटा लगाना। जब आप मिट्टी पलट देते हैं तो उसमें पाटा लगाते हैं, यानी कि पोला बनाना, ठीक है। यानी कि अब देखिए इसमें जो है, इसमें अब देखिए जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। अब पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। यानी जब मिट्टी हमारी भुरभुरी होती है तो इस अवस्था में जो भी जड़ें हमारी होती हैं वो आसानी से शोषण की क्रिया कर सकती हैं। अब पोली मिट्टी से किसी प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। अब पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। यानी कि अभी हम लोग आगे पढ़े हैं कि केंचुआ जो होता है वो क्या होता है, किसान का मित्र होता है। यानी कि अगर खेत में केंचुआ पाया जाता है तो आपकी फसल जो है वो उर्वरा शक्ति उसमें बढ़ाए रखता है। यानी कि भुरभुरी मिट्टी बनाने के लिए केंचुए और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं, यानी भुरभुरा बनाते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधों एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वालों जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते रहते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। यानी जो मिट्टी हमारी होती है केवल ऊपर से कुछ सेंटीमीटर गहराई तक जो है उर्वरा शक्ति मिट्टी में पाई जाती है, फिर उसके नीचे जो है उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। अब देखिएगा वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई कहते हैं। अगर जुताई पूछा जाए आप जुताई किसे कहते हैं तो मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना ही जुताई कहलाता है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे की बने होती है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को इस्तेमाल यानी समतल करना आवश्यक है। यह कार्य जो है पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे पहले जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है।
अब देखिएगा हम लोग पढ़ते थे प्राचीन काल में, यानी कि देखिए लिखा गया है कृषि औजार। अब सब कुछ करने के लिए कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय मिट्टी में भली भाग जो है उर्वरता शक्ति खेत में पहुंच जाती है। अब देखिएगा इसके औजार क्या होते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआइयों से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजार से किया जाता है, जैसे हल हो गया, कुदाली हो गया एवं कल्टीवेटर हो गया। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। धन्यवाद बच्चों।